हाल ही में अमेरिका में एक रिसर्च हुई जिसमें साइंसदानों ने स्टडी किया कि अमेरिका में गुर्दे के मरीज़ों की वो क्या मजबूरियां हैं, स्पेशली कॉस्ट रिलेटेड क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो उसको दवाई ना लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसी से रिलेटेड हमारी जो आज की एपिसोड है उसका थंबनेल है गुर्दे का मरीज़ कैसे दवाई छोड़ सकता है, और ये सवाल 2-3 डायमेंशनल है। नंबर 1 कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो कि गुर्दे के मरीज़ को मजबूर कर देते हैं कि वो दवाई छोड़ सकता है। नंबर 2 कैसे गुर्दे का मरीज़ दवाई छोड़ सकता है। और नंबर 3 क्या ये मुमकिन है कि गुर्दे का मरीज़ दवाइयों के बगैर भी चल सकता है या मुकम्मल तौर पर अपनी दवाइयों से जान छुड़ा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़िका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट पर। गुर्दे का मर्ज़ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और गुर्दे के मर्ज़ में दवाइयों की मिकदार दूसरे अमराज के तनासब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है? नंबर 1 गुर्दे के मर्ज़ की दवाइयाँ। नंबर 2 गुर्दे के मरीज़ों में यूजुअली बहुत ज़्यादा दूसरे अमराज भी होते हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दिल का मसला, यूरिक एसिड और इस तरह की दर्जनों और चीज़ें। और तीसरे नंबर पे गुर्दे के मर्ज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्बिनेशन की वजह से गुर्दे का मर्ज़ बन जाता है बड़ा कॉम्प्लेक्स और इसमें 3, 4, 5 तरह की दवाइयों के ग्रुप आ जाते हैं जो कि मिल के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दवाइयाँ बन सकती हैं। अमेरिका में जो रिसर्च हुई उसमें इन्होंने तकरीबन 1.5 लाख लोगों का डेटा स्टडी किया। उसमें से सिर्फ तकरीबन 3800 लोग थे जिनको पता था कि वो गुर्दे के मरीज़ हैं। ये अमेरिका की बात हो रही है। पाकिस्तान में आप इमेजिन कर लें कि शायद 380 भी ना निकलते। और इन 1.5 लाख में से जिन 3800 मरीज़ों को पता था वो गुर्दे के मरीज़ हैं, उन्होंने एडमिट किया। उन 3800 में से तकरीबन 757 ने एडमिट किया कि वो अपने गुर्दे के मर्ज़ की दवाई नहीं लेते। अब इस गुर्दे के मर्ज़ की दवाई ना लेने को कॉस्ट की वजह से डिफ़ाइन किया गया कॉस्ट रिलेटेड मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। और उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि इन मरीज़ों ने पिछले साल में एक दफ़ा इन 4 में से कोई एक चीज़ की। नंबर 1 उन्होंने अपनी दवाई की डोज़ मुकम्मल तौर पे स्किप कर दी। नंबर 2 उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन रीफ़िल नहीं किया। नंबर 3 उन्होंने मुकम्मल दवाई लेना छोड़ ही दी। और नंबर 4 कि उन्होंने दवाई कम ली, यानी कि अगर 2 गोलियां लेनी थी, 50 मिलीग्राम लेने थे तो उन्होंने 25 मिलीग्राम लिए। और इन सब को मिला के कहा गया कॉस्ट रिलेटेड मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। अब इन मरीज़ों को जिन्होंने कॉस्ट की वजह से दवाई नहीं ली वो कौन से रिस्क फैक्टर थे? उनमें नंबर 1 लो इनकम, यानी कि उनकी इनकम कम थी। नंबर 2 उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ थी, यानी कि एक से ज़्यादा बीमारियां थी। नंबर 3 वो अनइंश्योर्ड थे, यानी कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी। नंबर 4 वो ज़्यादा फीमेल थी, यानी कि ज़्यादा इसमें औरतें थीं। और नंबर 5 उनकी एज 65 से कम थी, जिसका मतलब है कि वो मेडिकेयर में नहीं थे। ये एक इंश्योरेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली अगेन उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी। जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि इवन अमेरिका जैसी वेल्दी नेशन में भी, अमेरिका जैसे रिच कंट्री में भी मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस हो सकती है, और स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में। गुर्दे के मरीज़ों में लोग, गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर सोसाइटीज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए होती हैं कि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मर्ज़ है, बड़ा सेंसिटिव है। ये सिर्फ खुद एक मर्ज़ नहीं है, ये पूरी बॉडी को, पूरे जिस्म को सिक करता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च और काम होता है। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में हमारे क्या मेन इशू हैं जो कि मरीज़ को मजबूर कर देते हैं कि वो दवाई लेना छोड़ देता है? नंबर 1 तो कॉस्ट आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि कॉस्ट एक बहुत बड़ी रीज़न है, और ये उन लॉजिकल रीज़नेबल लोगों के लिए है जिनको पता है कि हमने दवाई लेनी है, लेकिन दवाइयों की कीमत उनको ना लेने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद पाकिस्तान में गुर्दे के मरीज़ों में दवाई ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह है मिस इन्फॉर्मेशन।
यानी कि गुर्दे का मरीज़ गुर्दे की उस दवाई को जिसने उसके गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ने से रोकना है, उसको बताया गया है कि वही दवाई तुम्हारे गुर्दे को डैमेज कर रही है। और गुर्दे का मर्ज़ सँभलते ही, ब्लड प्रेशर बेहतर होते ही उसकी पहली कोशिश और अटेम्प्ट होती है कि ये दवाई मैंने बंद कब करनी है। अगर वो आपसे पूछ ले एज़ अ डॉक्टर तो बड़ी उसकी मेहरबानी, नहीं तो वो खुद ही माशाल्लाह टेक केयर कर लेता है, दवाई बंद कर देता है। मिस इन्फॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। फिर आ जाता है हमारा एनवायरनमेंट। मरीज़ लॉजिकली डिसीजन लेता है, सही चेकअप कराता है, उसको खुशकिस्मती से सही डॉक्टर भी मिल जाता है, उसकी ठीक-ठाक मेडिसिन चल रही होती है, फिर वो मोहल्लेदार, वो आइटम आ जाती है, वो लोग आ जाते हैं जिसको मैं कहता हूँ एनवायरनमेंट। ओए छड्ड यार दवाइयाँ गुर्दे तेरे खा जाने ने इन्हां ने खराब कर देना तैनूं, तेरा ब्लड प्रेशर हुण ठीक ते हो गया, अब दवाई की क्या ज़रूरत है? ये लोग मरीज़ को मरवा देते हैं और वो बेचारा मजबूर हो जाता है क्योंकि उस पे इतना प्रेशर होता है कि वो अपने आप को बेवकूफ़ समझता है, यार सारे बंदे मुझे कह रहे हैं दवाई बंद कर दूँ, मैं अकेला ही खा रहा हूँ, मैं तो नहीं कहीं पागल। वो फिर एक्सपेरिमेंट करता है दवाई छोड़ के और मोस्ट लाइकली डिज़ास्टर कर लेता है, जो कि आपको जगह-जगह हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाता है क्योंकि यही मरीज़ दवाई छोड़ के अपने गुर्दे के मर्ज़ की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा के हॉस्पिटल इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। फिर उसके बाद एक होती है एक्साइटमेंट। ये मुझे तकरीबन साल के बाद पता चली है पाकिस्तान में प्रैक्टिस करके कि वो मरीज़ जो पिछले 3-6 महीने में बड़े स्टेबल हो गए, उनका मर्ज़ सँभल गया, उनको फिर एक्साइटमेंट हो जाती है। उनसे वो दौलत की तरह, पावर की तरह खुशी बर्दाश्त नहीं होती। वो फिर उसको छोड़ते हैं दवाई को और अपना मर्ज़ का फिर बेड़ा गर्क करके फिर वो नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसमें वो खुश रहते हैं और 2-3 तो मेरे मरीज़ हैं वो इस साइकिल में हैं। वो अपना मर्ज़ ठीक करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं, फिर एक्साइटमेंट में उनसे दवाई ली नहीं जाती, फिर वो अपना बेड़ा गर्क करते हैं, फिर वो नए सिरे से आते हैं, डॉक्टर साहब फिर शुरू करते हैं। और आखिर में आ जाता है जिसको मैं कहता हूँ सुसाइडल, या आप इसको सैडोमैसोकिज़्म भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में स्पेशली मरीज़ों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमें आपको पता है एज़ ए कल्चर दूसरों को दुःख देने में, उनको टॉर्चर करने में, अपने आप को भी टॉर्चर करने में बड़ी खुशी रहती है बाज़ औक़ात। हम इसको समझ नहीं सकते। लेकिन मैं सारे पहलू एनालाइज़ करने की कोशिश करता हूँ मरीज़ की नॉन एडहेरेंस के, तो मुझे इस थ्योरी के अलावा कोई और थ्योरी नज़र आती नहीं है। क्यों एक लॉजिकल इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास पैसे भी हैं दवाई खाने के, दवाई भी अवेलेबल है, डॉक्टर भी उसको ठीक मिल गया है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है, लेकिन वो जानबूझ के अपने सँभले हुए मर्ज़ को बेड़ा गर्क कर लेगा, दवाई लेना बंद कर देगा, अच्छी खुराक खाना बंद कर देगा। और इस सारी सिचुएशन की मेरे पास सैडोमैसोकिज़्म के अलावा कोई डेफ़िनेशन नहीं है। इसको आपने गूगल में खुद स्टडी कर लेना है, लेकिन मेरा अपना आइडिया है कि पाकिस्तानी गुर्दे के मरीज़ में दवाई ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह हमारी कल्चरल जो सैडोमैसोकिज़्म है वो है। आखिर में हम डिस्कस करते हैं क्या ये वाक़ई ही पॉसिबल है कि गुर्दे का मरीज़ दवाई लिए बगैर भी चल सकता है? अब ये डिपेंड करता है गुर्दे की स्टेज पे और गुर्दे के मर्ज़ की वजह पे। अगर तो आप स्टेज 1 और 2 पे हैं, छोटा-मोटा, हल्का-फुल्का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की वजह से डैमेज है, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से आपका क्रिएटिनिन हाई है, तो आप इन सारी चीज़ों को रिवर्स करके, ख़त्म करके एक दफ़ा देख सकते हैं, शायद अभी गुर्दे के अंदर इतना स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं हुआ कि ये पक्का था, परमानेंट था, तो आपकी क्रिएटिनिन नॉर्मल पे आ जाए। दूसरी तरफ अगर गुर्दे का डैमेज इतना हो चुका है कि आपकी क्रिएटिनिन हाई रहती है 3 से 6 महीने, सारा कुछ रिवर्स करने के बावजूद, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल करने के बावजूद आपकी क्रिएटिनिन हाई रहती है, तो फिर चांसेस कम हैं कि आप गुर्दे की रिलेटेड दवाई बंद कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी जो बाकी 1.5-2 दर्जन दवाइयाँ हैं वो तो बंद कर सकते हैं ना। उनमें सबसे अहम है डायबिटीज़ की दवाइयाँ।
डायबिटीज़, अगर आप कोई बहुत लंबी चौड़ी डायबिटीज़ आपकी नहीं है, बेड़ा गर्क नहीं हो गया, तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। सेम आपका ब्लड प्रेशर बड़ा अच्छा रिवर्स हो सकता है। आपकी जो कार्डियोमायोपैथी है, कार्डियक डैमेज है, वो बहुत अच्छा रिकवर हो सकता है। दिल की, फेफड़ों की सेहत को आप बेहतर कर सकते हैं। छोटी-मोटी अगर आपके इम्यूनिटी के इश्यू हैं, वो आप बेहतर कर सकते हैं। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, एस्पिरिन की ज़रूरत नहीं भी होती, वो भी हर मरीज़ ने इस्तेमाल की होती है। मैं प्रेफ़र करूँगा कि एस्पिरिन देने की बजाय आपको कहूँ कि यार आप वर्जिश करो, हेल्दी खाना खाओ। तो ये वो साइड वाली दवाइयाँ हैं, अननेसेसरी बाज़ का दवाइयाँ हैं जो आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल के साथ ख़त्म कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आप क्या करेंगे, वही हमारी बार-बार सेम थीम, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वॉक से स्टार्ट करें और उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाएँ। आप अपनी नींद पूरी करेंगे 6 से 8 घंटे। आप उसके बाद हेल्दी खाना खाएँगे जिसमें सलाद और प्रोटीन मस्ट है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड बाहर की फूड को बिल्कुल एलिमिनेट करना है। फिर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ, जिसमें आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, वर्क लाइफ बैलेंस लेके आना है। और लास्टली सोशल हेल्थ के, सोशली आपने एक्टिव रहना है, एक हेल्दी मीनिंगफुल रिलेशनशिप अपना, घर वालों का, दोस्तों का, दुनिया का लेके चलना है। इस पे भी हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे कि लोनलीनेस कितना बड़ा एपिडेमिक बन के निकल रहा है एटलीस्ट वेस्टर्न कल्चर्स में, और मे भी बड़ी जल्दी पाकिस्तान में भी। एपिसोड को एंड करते हैं बड़े सिंपल मैसेज के साथ कि हमें लकी फील करना चाहिए पाकिस्तान में एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट के हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं, हमारे पास अभी भी बड़ी सस्ती दवाइयाँ हैं। हमें इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी दवाइयों के एडहेरेंस को लेके चलना चाहिए। कम से कम होना चाहिए कि कभी कोई दवाई स्किप हो जाए। और अगर आप रियल में एक्चुअली दवाइयाँ ख़त्म करना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर करें और देखें आप कितनी दवाइयाँ कम कर सकते हैं। कमेंट वाले सेक्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, मुझे बताना है आप अभी दिन में कितनी दवाइयाँ लेते हैं, ये कब से चल रही हैं, क्या ये वक्त के साथ साथ बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, और आपको ओवरऑल इसमें क्या फ़ायदा हुआ है। आप अगर दवाई नहीं लेते, आप अगर दवाई अपनी मिस करते हैं तो उसकी क्या वजह है। कॉस्ट है, एनवायरनमेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ है, जो भी है, या एक्साइटमेंट है। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।